नमस्कार। हमारे कार्यक्रम हमारे मेहमान में आप सभी का मैं पूर्वा त्रिवेदी हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप हमेशा जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे व्यक्तित्व से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज की जो चर्चा है वो सिर्फ संवाद नहीं रह जाता बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा बन जाता है। तो क्यों ना सबसे पहले आपको एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय हम प्रदान करते हैं और उसके बाद आपको मिलवाएंगे हमारे मेहमान से। जी हाँ, आज हम स्टूडियो में आज हमने अपने इस कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित किया है, ज्ञान चिंतन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण की साधना में अपना जीवन समर्पित करने वाले व्यक्तित्व जब हमारे बीच उपस्थित होते हैं तो जैसा कि मैंने कहा ना कि संवाद केवल चर्चा नहीं रह जाता बल्कि वो प्रेरणा का एक माध्यम बन जाता है। और आज हमारे साथ ऐसे ही एक विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में समाज जीवन को निकट से समझा, विधि के क्षेत्र में गहन अध्ययन कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया और विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। आप मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में बच्चों के हितों को नई दिशा देने वाले, मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष, चाइल्ड कन्वर्सेशन फाउंडेशन के अध्यक्ष, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के अध्यक्ष, प्रख्यात विधिवेत्ता, लेखक, चिंतक, पत्रकार और समाज सेवी। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जब बात करते करते आपको जो मालूम होंगे। जम्मू कश्मीर, तथ्य, समस्या एवं समाधान, न्याय की अवधारणा, किशोर न्याय, सरल शब्दों में जैसी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों के आप रचनाकार हैं। साथ ही राष्ट्र, समाज, न्याय और मानवीय संवेदनाओं के विषय में जिनकी दृष्टि सदैव स्पष्ट और सार्थक रही है। और आज हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला ये विषय है कि वो व्यक्तित्व हमारे बीच में हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप वर्तमान में मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से आपकी जर्नी, आपकी यात्रा रही है और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने एक ऐसे मुकाम स्थापित किए हैं जिनके नाम पे कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो आपको चर्चा के बीच ज़रूर यहाँ जो हम बताने वाले हैं। तो भाई साहब बहुत बहुत स्वागत एक बार पुनः आपका करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि वैसे हम दर्शकों को बताया कि हमारे एपिसोड की लिमिट बड़ी छोटी रहती है, लेकिन जो जीवन यात्रा आपकी रही है शायद हमारे लिए भी संभव नहीं होगा इस कम समय में उसको समाहित कर पाना। लेकिन हम चाहेंगे कि संक्षिप्त शब्दों में हम उस यात्रा को जानें, आपके उस व्यक्तित्व को सभी हमारे युवाओं से उनका परिचय करवाएं कि कैसे दतिया के एक छोटी सी ग्राम से निकला हुआ बालक आज प्रदेश और देश का एक चिर परिचित नाम बन चुका है, चेहरा बन चुका है। जी, मुझे लगता है कि हमारा गांव बहुत छोटा सा था जी, जिसकी आबादी जब मेरा जन्म हुआ उस समय तो शायद 1000 के आसपास रही होगी, जिसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल तक स्कूल था। और गांव का जीवन जैसा होता है, दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है, अपनी दुनिया में मस्त रहता है गांव, वैसा हमारा जीवन है। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई उसी गांव में हुई है जी। इसके बाद मेरी स्कूल की पढ़ाई पास में पिछोर एक जगह है, पिछोर में हुई। पिछोर में मैं 7वीं कक्षा से मैंने पिछोर पढ़ना शुरू किया। वहीं मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना। तो हम जहाँ रहते थे, छोटी सी उम्र में मतलब आपका उसमें जाना हुआ। जी, हम जहाँ रहते थे पास में शाखा लगती थी और आप जानते हैं कि संघ की शाखा बच्चों को खेलने के लिए सबसे अच्छा माध्यम होती है और खेल खेल में जो संस्कार मिलते हैं वो उसको जीवन की दिशा तय कर देते हैं। क्या बात है। तो मुझे वहीं से मैं संघ का स्वयंसेवक बना और ये मुझे लगता है ये बात होना चाहिए 87-88 की बात होना चाहिए जब से मैं संघ का काम करते हुए। फिर मेरी हायर एजुकेशन मेरी भोपाल में हुई। मैंने यहाँ से डिप्लोमा किया, LLB किया, LLM किया, फिर लॉ में मैंने विक्रम विश्वविद्यालय से PhD किया है। तो मुझे लगता है कुछ किया है ऐसा नहीं लगता, ईश्वर की कृपा है, चलता गया, लोग मिलते गए, वैसी व्यवस्थाएं मिलती गई, वैसे अच्छे लोग मेरे जीवन में मिलते गए जिनसे मुझे दिशा मिलती गई। जी जी, यानी आप जो है कहते ना कि जीवन जो देता जाता है आप उसी धारा को में प्रवाहित होते गए और नित्य नए जो है संकल्पों को लेते हुए आप आगे बढ़ते गए। आपने जो बताया भाई साहब कि संघ से आपकी शुरुआत हुई, हम
हम लोग जानते हैं कि संघ में जब आ जाते हैं तो अनुशासन के साथ साथ जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। किस तरह से आपका कार्यकाल रहा और क्या-क्या चीज़ें वहाँ मैं चाहूँगी और लोगों तक भी पहुँचे? मुझे लगता है मेरे जीवन में अगर कुछ जो भी अच्छा है, जी, जो आपने बोला है, अगर मैं इन सबको मानूँ कि मेरी जीवन में कोई उपलब्धि है, तो वह संघ है। जी, अगर मैं जीवन में मेरे में संघ नहीं होता, मैं स्वयंसेवक नहीं होता, जी, मैं संघ के संपर्क में नहीं आया होता, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी आगे बढ़ सकता था। जी, तो सबसे बड़ी बात होती है संघ में, व्यक्ति के जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाता है। हुँ, हर वस्तु को, हर काम को, हर व्यवस्था को देखने का नज़रिया बदल जाता है। जी, हर नकारात्मकता अगर कोई बात भी है तो उसमें सकारात्मक क्या हो सकता है, यह सोचने की प्रवृत्ति संघ देता है। जी, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को सफलता के लिए सबसे बड़ा सूत्र यही होता है जी, कि वो हमेशा सकारात्मक तरीके से सोचे, जी, और वो सकारात्मकता उसको जीवन में आगे बढ़ाती हैं। और मैं मानता हूँ मेरे जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी इस धरा पर जन्म देने के बाद अगर ईश्वर की कोई बड़ी कृपा है तो मुझे जी। संघ से जोड़ने की है। मैं एक संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने अपना काम शुरू किया है, जी। और मैं आज भी उसी संघ की प्रेरणा से काम को करता रहता हूँ, चाहे वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग हो, जी। योग आयोग हो, जी, ये सारे एक दायित्व हैं। जी, लेकिन मूलतः मैं एक स्वयंसेवक हूँ, और जी। मैं हमेशा यही बात को ध्यान में रखता हूँ कि जो भी काम करना है वो स्वयंसेवक के नाते करना है, जी, और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे संघ, स्वयंसेवक इसको नीचा देखना पड़े। जी, क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल। और शायद जो भी हमारे दर्शक, हमारे युवा इस बात को सुन रहे होंगे, तो जो उससे नहीं भी जुड़े हैं, तो शायद वो प्रेरित हों कि नहीं, हमें भी अपने जीवन को अगर संवारना है, तो हम इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि सामाजिक भी और अपने भी नैतिक दायित्वों का हम निर्वहन कर सकें। भाई साहब, उस यात्रा की अब हम चर्चा करते हैं। जब आपका आना हुआ और आप बाल आयोग के जब अध्यक्ष रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या आप क्या कहें, मील का पत्थर हम जिनको कह सकते हैं। आपने बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे नित्य नए अवसर आपने लोगों को दिए, कार्य किए, जो अभी भी लोग हमेशा याद रखते हैं, बच्चे हमेशा याद रखते हैं। एक जब हम समझते थे कि आपने एक नया चलन शुरू किया था, आप उन बच्चों को एक दिन का अध्यक्ष भी बनाते थे, तो एक बच्चों के बीच में एक ऐसा जिस तरह से कहें कि फेमस या प्रसिद्ध हो गया था कि उनके मन में भी एक लगन लग चुकी थी आगे बढ़ने की, उस तरह से प्रेरणा मिल चुकी थी कि हम भी समाज में एक नई दिशा और दशा लेकर आ सकते हैं। उस यात्रा के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। पूर्वा जी, मुझे लगता है जी, कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हुँ, उस सबके सामने कोई ना कोई रोल मॉडल होना चाहिए। जी, आज का जो सबसे बड़ा झंझट समाज के अंदर है, वो जी। लोगों के सामने रोल मॉडल नहीं है। जी, किसको मान करके वो देखे कि मैं इसके जैसा बनूं। हुँ, कई बार हम किसी को ऊपर देखते हैं, फिर उसमें बुराइयां दिखने लगती हैं। तो मेरा मानना यह था कि इन बच्चों को जीवन में संघर्ष करने के लिए कोई ना कोई रोल मॉडल चाहिए। हुँ, तो मैंने एक बड़ा अच्छा वो शुरू किया था उस समय, हुँ, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ हीरो। क्या बात है। सामान्यतः क्या होता है, हम पिक्चर 3 घंटे की पिक्चर में जी, कोई नायक का रोल करता है, वो हमारा हीरो बन जाता है। जी, वास्तव में वो हीरो नहीं हो सकता। हुँ, हीरो वो होता है, वो इन परिस्थितियों में जीवन को आगे ले जाता है जहां आपकी सामान्य व्यक्ति की सोचने की शक्ति कम हो जाती है। जी, तब मुझे उसमें से एक विचार मेरे मन में निकला कि ऐसे बच्चों को एक दिन का बाल आयोग का अध्यक्ष बनाना चाहिए। जी, बहुत बढ़िया। तो मुझे याद है कि पहली बार जब मैं जबलपुर गया और मुझे पता चला कि यहाँ एक ऐसा बच्चा रहता है, जी, श्रेयांश बालमाटे उसका नाम था। जी, 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 वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहा है जो बीमारी लाइलाज है, जिसका मालूम है कि जीवन आगे नहीं है, जी, 12-14 साल की उम्र में जीवन समाप्त हो जाना है। हुँ, तो वो 10 साल का लड़का, जब मैं उससे मिला तो मुझे मिलने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, ये बीमारी से नहीं लड़ रहा, बीमारी से लड़ने की कोशिश कर रही है। जी, इसका हौसला तो पहाड़ जैसा है। जब उसने मुझे गाने गा के सुनाए तो मुझे लगा कोई बहुत बड़ा कलाकार मेरे क्या सामने बात बोल है। रहा है। जी, जब वो बात करता था उस जीवन में कोई निराशा शब्द नहीं है उसके में, जबकि वो जानता है 2 भाई जुड़वा हैं, जी। एक को प्रजोरिया है, एक नॉर्मल है। ओह। दोनों में अंतर देखने में मिलता है। सर का वजन इतना ज़्यादा हो जाता है कि गर्दन उसको संभाल नहीं पाती। जी, जब 70-80 साल में हमारे बुजुर्गों की चमड़ी लटक जाती जी, है, वो जी, 10-12 जी। 10 साल की 8 साल की उम्र में चमड़ी बॉडी को छोड़ने लगती जी, है। जी, जी, बिल्कुल एज बढ़ती जीवन जाती है। बहुत भयावह होता है। लेकिन जी। उसको मिलने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे आज पहली बार रियल लाइफ हीरो मिला है। क्या बात है। तभी मैंने उस दिन से तय कर लिया। फिर मैंने एक बाल संसद का आयोजन किया। हम जो बाल संसद होता, डेमो बाल संसद होता, 565 सांसद होते थे, जी, पक्ष होता था, विपक्ष होता था। और मुझे अपूर्वा जी इस मंच से कहने में बड़ी खुशी होगी कि जो बच्चे तैयारी करके आते थे, मुझे लगता है दिल्ली की संसद शर्मा जाएगी उसके सामने।
इतना डेटा लेकर के आते थे, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया की संसदों में ये चलता है, इतनी तैयारी से आते थे कि शायद हमारे सांसद नहीं करते होंगे वो जो बच्चे आते थे। फिर मैंने उसमें उसको आयोग का अध्यक्ष बनाया और मुझे बड़ी खुशी है कि जो उसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं आए थे। आने के बाद उन्होंने उस बीमारी को राज्य बीमारी सहायता में शामिल किया। उस समय से इस तरह की बीमारी में जो भी बच्चा होगा, जो भी व्यक्ति होगा, उसका इलाज सरकार कराने लगी। तो एक बड़ी उपलब्धि हुई उसकी। साथ साथ में मुझे बहुत सारी फॉरेन की संस्थाओं ने संपर्क किया। एक कैलिफोर्निया की संस्था है जो पर्टिकुलर इसी तरह की जो रेयर डिसीज़ होती हैं, रेयरेस्ट डिसीज़ होती हैं, उन पर काम करती है। तो उसने फिर उसको यूएस बुलाया, उसके पूरे परिवार को, वहाँ उस पर बहुत सारा जो इलाज संभव था वो भी किया उनका, और सारी सुविधाएं वो उस संस्था ने की। तो एक बड़ा आगे बढ़ा। फिर मुझे श्रेयांश से चर्चा में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। तो वो स्कूल जाता था, अच्छा लगता, मुझे फ़ोन करता था, उसका बर्थडे हो कुछ भी हो मुझे फ़ोन करता था। फिर एक दिन उसने मुझे बोला कि सर मेरी इच्छा है अमिताभ बच्चन से मिलने की। अच्छा। मैंने कहा कठिन काम तो है। अमिताभ बच्चन को लगातार मेल किए, हमने अपने सोर्सेज से चर्चा की। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई, कौन बनाए करोड़पति के मंच पे स्पेशल गेस्ट के रूप में श्रेयांश बालमाटे को बुलाया था। क्या बात है। तो जो काम करते हैं सफलता मिलती है तो ऐसा लगता है, और मुझे लगता है सफलता इसलिए मिलती है कि हमारा उद्देश्य पवित्र है। हम उस भगवान के लिए काम कर रहे हैं जो बच्चे के रूप में हमारे सामने है। हम उस भगवान के को संभालने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं उस समय की। एक मुझे बड़ी हृदय विदारक घटना कहूँ, ग्वालियर की घटना याद आती है। ग्वालियर में एक एरिया है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा नहीं तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है। तो वो लोग क्या करते थे, छोटे बच्चों को, छोटी बच्चियों को किडनैप करते थे। किडनैप करने के बाद फिर आधार कार्ड में अपना नाम जुड़वा देते थे, बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा देते थे। फिर उसको बड़ा होने पर आर्टिफिशियल हार्मोन देकर उसको जल्दी बड़ा करते थे, फिर उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराते थे। तो एक ऐसी घटना थी कि जिसने पूरे उसको हिला दिया था। हम लोगों ने उस पर बहुत काम किया और बाद में 12 लोगों को उसमें सज़ा हुई। पूरे देश भर में उसकी 12-15 जगह से गिरफ्तारियाँ हुई और एक बहुत बड़ा नेटवर्क टूटा। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं आयोग में। मैं मानता हूँ कि मेरे जीवन में अगर कुछ है तो मैंने जैसे कहा संघ है, और मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ किया है जो मुझे प्रसन्नता देता है। तो आयोग में जो बच्चों के लिए मैंने काम किया है, तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी पूंजी वही है। मैं उसी के सहारे सब चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। जी भाई साहब ने बोला ना कि जब भावनाएं पवित्र होती हैं तो शायद कहते हैं कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ ईश्वर ही हमसे करवाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपने जिस तरह से उन बच्चों के मन को पढ़ा, और आपने बोला ना कि इतनी अच्छी जब संसद में वो बैठते थे और बोलते थे तो उन्हें अवसर देने वाला भी तो कोई चाहिए। वो नेतृत्व भी आपने किया, जब उनकी प्रतिभा को आपने समझा, निखारा, तब उनको मंच दिया। बहुत ही बढ़िया। भाई साहब, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये तो सिर्फ आपने अभी 2 ही स्टोरी हम सबके बीच में साझा की हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके जीवन को आपने संवारा है, जिनको नई दिशा प्रदान की है। लेकिन सिर्फ अभी जो आपकी जो संस्था है वो ब्लाइंड बच्चों को लेकर, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन से में अभी आपने एक अचीवमेंट किया, ब्लाइंड बच्चों का क्रिकेट आपने करवाया। उन बच्चों तक पहुंचना है, ब्लाइंड बच्चों के लिए क्या कुछ ऐसी प्रेरणा आपको मिली कि उन स्पेशल उस कैटेगरी के लिए कुछ अलग से करना, या कुछ ऐसा वाक्य? मुझे लगता है जब लोग उनको दिव्यांग, विकलांग बोलते थे तो उनको कष्ट होता था। विकलांग नहीं, विशेष योग्यता है। मैं आपको बताऊं, इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभाएं होती हैं। मैंने सबसे पहले देखा कि जो जन्म से ही जिनकी दृष्टि नहीं होती है, उन्होंने दुनिया को नहीं देखा है। जब आदमी को दुनिया को नहीं देखता तो दुनिया उसको बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि वो मन की आंखों से देखता है, जिसकी गति हजारों हजार गुना अधिक होती है। आप देखिए, जब आप ईश्वर के दर्शन करते हैं तो आप कैसे करते हैं? आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि एक भौतिक जो नेत्र हैं वो ईश्वर के दर्शन करने के लिए सक्षम नहीं है। तो हम मन की आंखों से ही देखते हैं। तो जो 24 घंटे 365 दिन आजन्म अगर वो मन की आंखों से देख रहा है, उससे ज़्यादा पवित्र कौन हो सकता है? तो मुझे लगता है कि इनके अंदर क्षमताएं बहुत होती हैं। हमने 2 काम किए उसमें। हम ऐसे बच्चों को ध्यान पे बैठाते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे एक बड़े अच्छे साधक हैं, पूज्य डॉक्टर रघुवीर सिंह गौर जी हैं, वो शक्तिपात क्रिया से ध्यान लगवाते हैं। तो हम इन बच्चों को शक्तिपात क्रिया से ध्यान लगवाते थे, तो उन्होंने क्या क्या देखा वो बताते थे। तो जो जन्म से जिसने देखा नहीं है, लेकिन वो बताता है मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, स्टूडियो में काला पर्दा लगा हुआ है, ऐसा है वैसा है, झरना बह रहा है, नीला पानी निकल रहा है, उसको मालूम नहीं नीला क्या होता है, लेकिन वो बताता है। इसका मतलब जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है वो कई पीढ़ियों से, कई जन्मांतरों का उसमें हिसाब होता है।
तो फिर वो उससे देखता है, बताता है। हाँ, क्योंकि आप तो बिल्कुल। बचपन फिर से हमने नहीं कहा देख कि पा ये रहे हैं। तो कुछ भी कर सकते हैं, तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म में मिला जो जी। दिव्यांग बच्चों को क्रिकेट कराता है। जी तो वास्तव में उनकी क्रिकेट देख के ऐसा लगता था कि महाराजा दशरथ एक शब्दवेदी बाण चलाते थे, जी पृथ्वीराज चौहान ने एक शब्दवेदी बाण चलाया था। जी। बॉल में घुंघरू होते हैं, घुंघरू की आवाज़ पर वो खेलते हैं, क्या मैदान में बात है। 4 6 छक्के लगते हैं, बढ़िया ओफो। कैच आउट होता है, रन आउट होता है, और इतना एक्साइटमेंट होता है उस गेम में। मैं ऐसा मानता हूँ नॉर्मल क्रिकेट से 100 गुना ज़्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट है, जी लेकिन सीखने में 100 गुना ज़्यादा चैलेंज भी है। चैलेंज भी है। क्योंकि पहली बार जब देखते हैं बॉल की आवाज़ सुनते हैं तो आप बॉल इधर से निकल जाती है, पता नहीं चलता है जी, बच्चों को, जी। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बॉल की आवाज़ पर हवा में छलांग मार के बॉल पकड़ने लगते हैं। ओफो। तो एक मैं ऐसे अच्छे नेटवर्क से जुड़ा हूँ। एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है मध्य प्रदेश के, जिनका नाम सोनू गोलकर है, जी और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, और बड़े अच्छे उनके साथ में हम जी। लोगों ने बच्चों के लिए काम किया है। हमारे फिर बच्चियों की भी टीम हमने मध्य प्रदेश की बनाई। अच्छा। अभी जी। हमारी बच्चों ने वर्ल्ड कप जीता और 3 बच्चियाँ उसमें मध्य प्रदेश की खेल रही थी। अच्छा। मुझे जी, बताते हुए बड़ी खुशी होगी, वो सभी बच्चे ऐसे स्थान के होते हैं जो बहुत छोटी जगह से आए हुए हैं। जी। हो सकता है उन्होंने अपना जिला मुख्यालय नहीं देखा हो अच्छा। सकता है वो अभी कभी कार में नहीं बैठे हों, जी हो सकता है मोटरसाइकिल भी कभी देखी, हाथ लगाया हो उन्होंने। जी जी जी। लेकिन एक बार जब पहली बार जब उनको बच्चों को हमने देखा, 5-7 दिन की इनको ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद देखा कि वो तो छलांग लगा के बॉल पकड़ने लगे, तो मेरे मन से निकला कि वो दिन बहुत जल्दी आ जाएगा जब आप किसी देश से खेल करके आ रहे होंगे, एयरपोर्ट पे खड़े होकर आपका स्वागत कर रहे होंगे। क्या बात है। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि मैंने बोला, और 6 महीने के अंदर तो हमारी बच्चियाँ विदेश में खेलने जाने लगी। विदेश में खेलने जाने लगी। जी। तो मैं यही मानता हूँ कि जब आपका उद्देश्य पवित्र हो तो ईश्वरी आपके साथ होता है, और तो फिर तो आप भाई काम साहब नहीं करते, जी, नियति आपसे वो जी, करवाती जी, है। जी, तो मेरी तो कोई क्षमता नहीं है इस तरह की, लेकिन जी, मैं ऐसा मानता हूँ जी, कि नियति ने ही मुझे ये काम दिया है, जी। और जो काम नियति ने दिया है उसको आप अपना काम मान लीजिए, तो आप कोई गति कई गुनी बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर बोलूँ, जी अगर साइकिल चला रहे हो पीछे से हवा मिल जाए आपको, जी और अगर सामने से मिल जाए तो वो बाधित कर देती है। जी जी बिल्कुल। जब वो ओलंपिक में और जो लोग गोला फेंकते या भाला फेंकते हैं, जी और कई बार सामने की हवा मिल जाती है तो उनका 1 फीट आधा फीट रह जाता है, तो वो ओलंपिक में बाहर हो जाते हैं। जी। पीछे की हवा मिल जाए तो 1 फीट एक्स्ट्रा मिल जाता है फिर उसको। एक्स्ट्रा मिल तो जाता वो जो है। पीछे की हवा है वास्तव में वही जीवन में आपकी जी। पवित्रता है, और वही आपको अच्छे काम की प्रेरणा देती है। जी जी। और शायद भाई साहब ये जो आपके जीवन जीने का जिस तरह का जो आप मूल मंत्र सेवा परमो धर्मा को लेकर चरितार्थ करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद अभी जो योग आयोग का जो आपको दायित्व मिला हुआ है, बहुत सारे लोगों को आप जो जीवन परिवर्तन की एक नई दिशा लेकर चल रहे हैं, एक जो बिजली कनेक्शन वाला भी जो उपलब्धि आपके साथ है वो भी हम साझा करना चाहेंगे अपने दर्शकों के साथ, क्योंकि उस समय उस दौर में जब स्कूलों के पास अपने कनेक्शन नहीं हुआ करते थे, वो भी एक ऐसा तुलनीय कार्य था जिसको मैं बयान नहीं पूरे कर जब सकते। आयोग अध्यक्ष जी, था तो मैं सभी जी, विद्यालयों में मेरा जाना होता था, जी जी और मैंने बड़ा अच्छा मतलब उपलब्धि ही कहूँगा मैं। जी हम लोग क्या करते, स्कूल में आते तो पोस्ट कार्ड पे अपने आयोग का एड्रेस लिख करके वहाँ छोड़ देते थे बच्चों के पास। जी आपकी कोई समस्या आप भेजिए। जी। इससे क्या हो गया, वो तो रूट लेवल से समस्या आने लगी, समस्या आने लगी। जी और हम कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कई बार बोलता हूँ कि वल्लभ भवन के एसी कमरे में बैठ करके जो विचार नहीं होते थे वो जी। विचार उन बच्चों की तरफ से आते थे। ओफो। 8000 के लगभग मुझे पत्र आए उन दिनों में। जी मैंने प्रयास किया, सभी का जवाब भी दिया, जो संभव था उसमें जो मेरे से समाधान संभव थे वो किए, लेकिन जवाब सभी का दिया। जी उसमें मुझे एक वाक्य ध्यान में आया कि गांव में विद्यालय तो होता है, विद्यालय का अपना बजट है, स्टाफ है, तनख्वाह आती है, लेकिन बिजली कनेक्शन का कोई प्रावधान नहीं होता उसमें। तो मुझे लगा बरसात का समय होता है, सर्दियों का समय होता है, एग्जाम भी होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ऐसा समय आता है कि एकदम धुंध छा जाती है और बिजली कनेक्शन नहीं है। तो फिर मैंने बातचीत की तो इसमें कोई बजट का प्रावधान नहीं जी। तो उसमें से मुझे एक रास्ता निकला जिसमें हमारी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इतनी भी स्थानीय शासन जिनको बोलते हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, और ये 2% एजुकेशन टैक्स लेती हैं, सब सेस बोलते हैं इसको। जी जी। अच्छा। तो वो वास्तव में हमारे स्कूलों में काम आना चाहिए। तो जब मैंने बात की और हमने देखा तो एक बड़ी राशि वो डंप पड़ी हुई थी। अच्छा। तो उससे फिर प्रेरणा बातचीत की सब जगह प्रशासन में लंबे समय उसकी चर्चा करने के बाद एक बड़ी संख्या में उससे स्कूलों में बिजली के कनेक्शन हुए और एक व्यवस्था चल पड़ी और अब स्कूल में बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था है। तो एक बड़ा अच्छा मुझे लगता है एक जी 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 बिल्कुल बिल्कुल उपलब्धि अचीवमेंट कहेंगे भाई साहब, क्योंकि जिस तरह से उन बच्चों के यही कह सकते हैं उनके जीवन में रोशनी आ गई, स्कूलों में नहीं आई है, जीवन में रोशनी आ गई है, क्योंकि अब वो आगे बढ़ रहे हैं और ये एक प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने सारे कार्यों को करने के साथ भाई साहब, सामाजिक दायित्वों को निभाने के साथ, पद का दायित्व निभाने के साथ,
इतनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ साथ एक लेखक के रूप में आपका उभर कर आना, इतनी प्यारी पुस्तकें समाज में लेकर आना, वो कब आपको समय मिला? उन पुस्तकों को, उस लेखक का भी परिचय हम जानना चाहेंगे। अपूर्वा जी, मेरी लेखनी का मैंने बोला कि आधार भी और मेरा प्रेरणा भी बच्चे ही हैं। अच्छा। मेरी जो भी लेखनी है, जो भी मैंने लिखने का प्रयास किया है, जी। मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ मन में विचार आते हैं, उनको कागज़ से पेन से उकेरना शुरू कर देते हैं और वो एक पुस्तक के रूप में आई है सबके सामने। वो भी बच्चों के लिए ही है, मैंने कभी बड़ों के लिए नहीं लिखा है। जी। मैंने अगर कोई बड़ा विषय भी अगर कोई ऐसा है तो भी वो बच्चों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। जैसे मेरी सबसे पसंद की और सबसे वो एक पुस्तक है भारत के परमवीर। जी। भारत के वो परमवीर, सेना में हम देखते हैं उनको परमवीर चक्र मिलता है। जी। और वो ऐसा होता है कि अगर आप किसी एक परमवीर चक्र विजेता की स्टोरी सुनेंगे तो आपके जीवन में ऐसा दोबारा से किसी के जीवन में सुनने को नहीं मिलेगा। अभी वर्तमान में जो अभी हमारे यहाँ हैं योगेंद्र यादव, वैसे परमवीर चक्र विजेताओं की श्रृंखला है। पहला सोमनाथ शर्मा से शुरू करते हैं और योगेंद्र यादव तक हम आते हैं। बॉडी में 17 गोली लगी हैं। इन सब के बाद भी काम, कभी आप यूट्यूब पे सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे और आप 1 घंटे उनको सुनिए। तो मुझे लगता है जैसे कहते हैं कि पृथ्वी पे महामानव क्या होता है, तो वो महामानव के रूप में ही होते हैं हमारे। तो मेरा मानना है कि इनके जीवन अगर हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे तो प्रेरणा कैसे मिलेगी? जैसे मैंने आपने शुरू में आपसे कहा था कि रोल मॉडल की कमी है, तो मैं रियल लाइफ हीरो ये है। 3 घंटे का पिक्चर वाला मेरा हीरो नहीं है। बिल्कुल। करगिल की चोटी पर लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाला वो हीरो है जो भारत माता की जय बोलते बोलते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और केवल एक ही बात बोलता है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रन रहे न रहे। अपने प्राणों की आहुति वो इसलिए दे देता है, आज अपना समाप्त कर रहा है, आपका कल अच्छा हो। अगर ये हीरो हमारी आने वाली पीढ़ी के नायक नहीं बनेंगे तो हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी? तो मैं तो कई बार बोलता हूँ कि वो विदेशों से आने वाले और वो जस्टिस वीवन का नाम सुना था, आकर के लिपसिंग कर जाने वाले करोड़ों लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, वो हीरो बन जाते हैं। इन हीरो की कोई चर्चा नहीं करते, वास्तविक हीरो हैं। वास्तविक हीरो की चर्चा होना चाहिए और वास्तविक हीरो की चर्चा बड़े लोगों के बीच में हो या ना हो, लेकिन बच्चों के बीच में इनको पूरा जीवन उसके साथ चलाना है। तो मैंने वो लिखा। फिर मैंने भारत के अनमोल रत्न एक पुस्तक लिखी जिसमें अभी तक जितने भी भारत रत्न मिले हैं उनके ऊपर है। फिर मेरी एक सबसे बड़ा के बच्चों के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में जो सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, एनसीआरबी का डेटा देखते हैं तो मन डर भय से कांपने लगता है। और मैं एक बार कहता था कि इतना भयावह हो गया है कि हमारे छोटे बच्चे को कोई गोदी में ले रहा है, कोई उसके सर पे हाथ रख रहा है हमारी किसी बच्ची के पे, हमें ये पता नहीं चलता। और बच्ची तो जानती नहीं, उसको ये पता नहीं होता कि मेरे से बात्सल में बात कर रहा है कि वासना में बात कर रहा है। क्या बात है। जब बात्सल और वासना का अंतर खत्म हो जाए तो चीज़ें बहुत भयावह हो जाती हैं। हम देखते हैं 2 साल की बच्ची के साथ घटना हो जाती है तो लगता है कि मनुष्य कहाँ जा रहा है। दूसरा हम देखते हैं भारतीय संहिता, हम अपने कानून को पढ़ते हैं, अगर कोई बच्चे को बेचेगा तो ये धारा लगेगी, बच्चे को बेचेगा वो लगेगी। गूगल पर डाल लीजिए, ये देश बच्चों को खरीदते हैं, बच्चियों को ये बेचते हैं। तो मुझे लगता है 21वीं सदी में खड़ी होकर के भी आज हम क्या चर्चा कर रहे हैं? तो इन सब का अगर कोई समाधान है तो वो मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व को जगाने की आवश्यकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मुझे योग आयोग का अध्यक्ष बनाया और मैं अब उस क्षेत्र में काम कर सकता हूं। मुझे लगता है अभी तक मैं जो करता आ रहा हूं अब उसको कोई सफलता में बदलने का कोई वो है तो योग है, और योग से लोगों के विचारों में कैसे परिवर्तन ला सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ मुझे जो भी काम दिया वो नियति ने दिया है, नियति ने मुझे काम देती आ रही है, मैं उस हिसाब से करता जा रहा हूँ। बिल्कुल। और भी नवाचार के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं और नई सोच को, नए प्रकल्पों को समाज में लेकर आने वाले हैं। भाई साहब, एक प्रत्येक रविवार को हम देखते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ एपिसोड आप बच्चों के लिए वो चलाते हैं, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। हम लोगों ने जब कोविड शुरू हुआ तो कोविड में सारी दुनिया बंद हो गई, लोगों के आपस के आदान प्रदान खत्म हो गए। अब बच्चों के लिए क्या, बच्चों की वो नहीं, और बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही थी कि जिन बच्चों के मदर फादर खत्म हुए कोविड में, बच्चे कोई संभालने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने उसके लिए योजना चलाई थी, काफ़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर काम किया, प्रदेश की सरकारों ने फिर उस पर काम किया। तो हमें लगा कि इन सब के साथ में इनके मॉरल बूस्टअप की ज़रूरत है। तो हमने ऐसी संस्थाएं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, बच्चों, उसके ऊपर एक वेबिनार शुरू किए जिसका हमने नाम रखा चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन।
कंजर्वेशन में इसलिए लिखा कि नेचुरल जो डेवलपमेंट होता है वो कंजर्वेशन कहलाता है। प्रोटेक्शन भी हो सकता था लेकिन कंजर्वेशन है, प्रकृति जो विकास करती है वो कंजर्वेशन कहलाता है। तो हमने उस लगातार किया। जब हमें नहीं मालूम था हम इसको आगे करेंगे। अब हम लगभग 300 से अधिक रविवार तक के वेबिनार कर चुके हैं। अच्छा। हमारे पास लगभग 10 कंट्री से जी। और पूरे देश भर के 24-25 स्टेट से लोग जुड़ते हैं। जी, जी। हर रविवार को कोई ना कोई एक नया वक्ता होता है, नया विषय होता है जी। और इसको हम सब लोगों के सामने लेके जाते हैं और वो सारे विषय बच्चों से संबंधित होते हैं जी। चाहे बच्चों की समस्याएं हो, उन समस्याओं के समाधान हो, बच्चों का कैरियर हो और इन सब के बीच में हमारा फोकस जो है वो बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने की तरफ है जी। हम मानते हैं अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, बनेगा ही, अच्छे परिवार चिंता करता है, सब कुछ करता है, अच्छा नागरिक बनाने की चिंता इस देश में कम होती है जो सबसे आवश्यक है जी। तो हमारा फोकस यही है कि उसके अंदर सिविक सेंस हो, सोसाइटी के लिए उसको कुछ करना है, वो मनुष्य के रूप में इस धरा पर आया तो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ देना चाहिए। केवल हम लेने वाले ना बने, हम केवल अधिकारों की बात ना करें, कर्तव्यों की तरफ कैसे बढ़ते हैं। तो इस दिशा में सीसीएफ काम कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि उसको जब उसके 100 लगातार एपिसोड हुए थे तो एशिया बुक, लिम्का बुक, गिनीज बुक में दर्ज कराया उसको। तो इन सब ने उसको अप्रिशिएट किया और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट वेबिनार के रूप में उसको दर्ज किया है जी। भाई साहब ने कहा था ना आपसे कि इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतना कुछ आपने समाज को दिया है। वहीं हमने कहा था कि एक छोटे से एपिसोड में समाहित कर पाना संभव नहीं है। दर्शकों, मन की बात कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया ही कहेंगे भाई साहब, आज जन जन में लोकप्रिय हो चुका है। उसके 100 एपिसोड को 100 घंटे तक कंटिन्यू चलवाना, लोगों को दिखाना, जब 100 हुए थे वो भी एक उपलब्धि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है भाई साहब, वो भी बहुत बड़ी बात है। और अभी जो है 21 जून को हम योग दिवस भी मना रहे हैं। योग के प्रति भी आप लोगों में संचेतना और जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और अब योग के क्षेत्र में भी जैसा कि आपने कहा नए नवाचार हम सबको देखने मिलेंगे, लेकिन इस वादे के साथ भाई साहब, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जिनको अभी आगे लेकर जानी है, लेकिन कहते हैं उत्सुकता भी बनी रहनी चाहिए लोगों के बीच में और उन्हें भी जानने के लिए कि हाँ अब आगे क्या कुछ नया आने वाला है। लेकिन हम चाहेंगे एक अच्छे से संदेश के साथ, और ताकि लोग स्वस्थ भी रहें, जागरूक भी रहें और अपने कर्तव्यों को भी समझकर उनको बहान करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे। एक अच्छा सा संदेश हम चाहते हैं दर्शकों तक पहुँचे। मैं 2 बातें आपको माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूँगा, जो बच्चों से हमेशा कहता हूँ। सामान्यतः बोलता हूँ कि जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो। क्या बात है। और एक्टिंग ऐसी करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। क्या बात है। तो आप पे कभी कोई भार नहीं होगा जी। आप जो कर रहे हो आप तो अभिनय कर रहे हो, ईश्वर के द्वारा दिए हुए काम का अभिनय है। ईश्वर ने एक स्क्रिप्ट लिखी है, हम उसको पूरा कर रहे हैं जी। लेकिन स्क्रिप्ट को ऐसा अभिनय करो जैसे जिंदगी जी रहे हो। और आज से हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष पहले भी अगर किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आपके जीवन में पहला सुख क्या है जी, क्या जवाब देंगे आप यही कहेंगे पहला सुख निरोगी काया जी। करोड़ों वर्ष पहले भी था, आज भी वही है जी। तो मुझे लगता है शाश्वतता को समझना पड़ेगा। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ आत्मा का वास होता है। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं जी। इसलिए मैं अगर अपने देश का भला चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और योग से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता जी। बिल्कुल। योग में आसन उसका एक हिस्सा है जी। और उसको ध्यान, प्राणायाम जो समाधि तक जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नियमित रूप से अपने परिवार के साथ एक अच्छा काम आप तय कीजिए और वो होता है योग जी। ये आप करते हैं। तो मैं आप सबके दूरदर्शन के माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नियमित योग कीजिए। जीवन की सफलता का मंत्र, संपूर्ण सफलता उसमें छिपी हुई है जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने दर्शकों कि 24 घंटे हम सभी के पास रहते हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटे में कोई इतिहास रच रहा होता है और कोई उन 24 घंटों को बेकार ही सोकर या अपने जीवन को नष्ट कर रहा होता है। अब आपको वो 24 घंटे कैसे उपयोग करने हैं, शायद आप भी विचार करेंगे और देखेंगे कि हमें भी समाज को, राष्ट्र को क्या देना है। तो इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी इस कार्यक्रम में आप सभी को नमस्कार।